ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 21, जिस पे हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। और न्यूमेरिकल्स में हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आज हमारे पास है ये इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और वो है एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन किसकी? गॉस थ्योरम की। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन क्या है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था कि ये हम प्रूफिंग किसकी करेंगे? स्फेरिकल सेल के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली डायग्राम बना रखा है जिससे आप समझ पाओ। बेसिकली हमारे पास क्या है, यही एक गोला है या एक स्फेयर है। तो इसके लिए हमने एक आउटर पे एक गाउसियन सरफेस लिया है, सॉरी एक इनर में गाउसियन सरफेस लिया है, एक आउटर में गाउसियन सरफेस लिया है। इस बात का ध्यान देना, मेन है ये, जहाँ पर हमारे पास सरफेस जो है ये मेन स्फेयर है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमारा स्फेयर सेल के लिए आता है, स्फेयर सेल के लिए मैं इसको आपका हिंदी में भी डाल देती हूँ, यहीं पे डाल देती हूँ। एक समान आवेशित या आवेशित गोलीय कोश के कारण, किसके कारण? आवेशित गोलीय कोश के कारण आपको ई निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, हमें 3 जगह पे इसको फाइंड करना होता है। एट सेंटर, एट सरफेस, एट आउटर सेल या एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पहले इस फिगर को डिफाइन किया है। डिफाइन कैसे किया है? लेट ओ let O be the center and capital R the radius of a thin isolated spherical cell carrying a charge plus Q which is uniformly distributed on its surface। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या है, एक O पॉइंट है, सेंटर है, जिसका R रेडियस पे एक इस आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, जिस पे जो प्लस Q चार्ज है उसके सेल पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि इक्वली सेपरेट किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है वी हैव टू डिटरमाइन ई वेक्टर। ई वेक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to this cell at point outside the cell on the surface। कहाँ कहाँ फाइंड करना है? outside the cell, on the surface of the cell and inside the cell। 3 जगह हम इसको फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है कि आर त्रिज्या का एक विलगित चालक गोलीय कोश है, जिस पे प्लस Q आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है भीतरी बिंदु पर, इसके कोर पर और बाहरी बिंदु पर। ठीक है, तो यही आपको मैंने हिंदी में भी यहाँ पर थोड़ा सा लिख रखा है। तो याद रखना, डेरिवेशंस को कोई भी शॉर्ट आपका एग्जाम में ना करके आए, क्योंकि 3 मार्क्स में डेरिवेट करने के लिए आता है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, कंप्लीटली पहले फिगर बनाना है, जो इसकी जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होती है डेरिवेशंस को करने की, सबसे पहले हमें फिगर को बनाना होता है, फिर कुछ लैंग्वेज, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखनी होती है, उसके बाद हमें इसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फिगर क्या है। अब हम कहाँ पर निकाले हैं? एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि कोस के बाहरी बिंदु पर। मतलब ये मेन सरफेस है हमारा, याद रखना, ये मेन सरफेस है हमारा जिसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इससे बाहर, तो मैंने क्या करा, सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पे एक एज्यूम कर लिया, स्मॉल आर रेडियस का इस सरफेस के बाहर एक पॉइंट। अब हम पॉइंट P पे देख रहे हैं, अगर हम इसको फोकस करें तो पॉइंट P पे हमने इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया। स्मॉल पार्ट से E और DA दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन ही सेम है, इसका मतलब A और DA के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसी को राइट किया है। ठीक है, आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, लेट अस कंसिडर एन एरिया एलिमेंट DA अराउंड द पॉइंट P, अराउंड द पॉइंट P इट दैट P।
ठीक है। एंड बोथ द ए एंड एरिया डी ए एट पॉइंट पी आर डायरेक्टली रेडली आउटवर्ड्स, यानी कि ए और पॉइंट पी पे ए और डी ए की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दोनों की क्या है आपकी सेम है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है इसलिए जो एंगल बिटवीन दैम इज ज़ीरो, तो एंगल जो होगा इनके बीच में बनने वाला वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल तो फॉर्म हो ही नहीं पा रहा है। तो देन देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए, तो जो फ्लक्स पास होगा इस एरियल वेक्टर से वो कितना होगा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी पे राइट किया है। तो हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और अभी हमने देखा कि जो ए और डी ए की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है कि कॉस, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स का आ जाएगा ई डी ए। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास क्या आया, अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये सिंपल इस छोटे से पॉइंट के लिए आया। तो मुझे तो पूरे आउटर या एक्सटर्नल पूरे सरफेस के लिए निकालना है। तो कंप्लीट सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे। क्या डालेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं फाइनली इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द entire Gaussian surface is, तो कितना आपका होगा, देन यहाँ पर हम करेंगे देन फ्लक्स इक्वल में क्लोज सरफेस ई डी ए, ठीक है। फिर आपको पता है ई इंटेंसिटी तो हर पॉइंट पे सेम होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए। देन फाइनली आपके फ्लक्स का आएगा डी ए मतलब एरिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉर्म कर रहा है स्पेयर, तो देन स्पेयर का एरिया हमारे पास क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे अकॉर्डिंग, क्या आ गया, ये आपका फ्लक्स का आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस हमने करी उसमें हम अपने अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालते हैं, उसके बाद गाउस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स देखते हैं और दोनों को बराबर रख देते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। बट गॉस थ्योरम तो ये कहती ही नहीं है कि ऐसा कुछ आता है। गॉस थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो एनक्लोज चार्ज का ऑलवेज कितना टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1/ε0 क्यूब। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं कि अंदर यानी कि बाह्य बिंदु से गुजरने वाला या बाह्य कोर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये, फिर लेकिन गाउस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो इसका राइट साइड है ई 4 पाई आर स्क्वायर, देन इसका राइट साइड है हमारे पास क्यू ओवर अपसेलन नॉट। देन फाइनली हमारे पास ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई अपसेलन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल दिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है ई इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसेलन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो उतना करने का, क्योंकि हमें इंटेंसिटी पूछी तो हम सिंपली इंटेंसिटी इसको निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एट सरफेस। अब देखो सरफेस पृष्ठ पर निकालने के लिए ध्यान से देखना। अब ये जो P पॉइंट है वो आउटर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो है वो यहाँ इस सरफेस पे ना होकर वो आ गया इस सरफेस पे यानी कि कोर पे। तो इसमें सिर्फ
ये भी यहाँ पर भी हमारे पास यही फॉर्म करेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी क्योंकि सेम सरफेस है, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। तो हम यहाँ पर देखो सिर्फ आपका डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है रेडियस में। हमने यहाँ से आउटर सेल के लिए जो रेडियस मानी है वो स्मॉल आ रहा है, जबकि सरफेस के लिए, कोर के लिए जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है। तो बस आपने सरफेस के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या, आपने रेडियस को चेंज करना है। क्या लिखा है, इफ़ द पॉइंट P लाई जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल देन स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। बस अगर बिंदु P पृष्ठ पर है, यानी कि बाहर भी नहीं है, पृष्ठ पर है, तो हमने रिप्लेस कर देना है R को कैपिटल R से। तो यही सेम फॉर्मूला आएगा आपका, ये आ जाएगा E इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है, ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखनी है क्योंकि 3 मार्क्स में है, तो सिंपली हम 1 से 1.5 पेज में इसको आपका कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा रेडियस का थोड़ा सा अंतर आया। क्लियर हो गया? तो हमने सरफेस पे कर लिया, हमने एक्सटर्नल पॉइंट पे कर लिया, अब है हमारा इंटरनल पॉइंट। अब ध्यान से इसको देखना, इंटरनल के लिए हमने निकालना है इस सरफेस के लिए। अब देखो हमारा जो होता है, अगर मैं इसके स्टेटमेंट को देखूं तो जो हमारा चार्ज होता है, हमेशा जो चार्ज होता है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होता है। कहाँ पर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑलवेज सरफेस पे होता है। इसका मतलब इंटरनल पॉइंट पे तो चार्ज है ही नहीं। तो जब इंटरनल पॉइंट पे चार्ज नहीं है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब हम इसी इक्वेशन में क्यू की जगह ज़ीरो रखेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? कंप्लीटली ज़ीरो। तो हमें ये पता चला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको देखो राइट किया है एट एन इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। For point inside the cell such as P dash, the Gaussian surface through P dash does not enclose any charge। तो जो आपका अंदर इंटरनल होगा वहाँ पर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। Hence according to Gauss theorem we have, कि हम देखते हैं, यानी कि आंतरिक बिंदु पर Q की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो देन जब हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, तो Q की वैल्यू जब हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो बेसिकली E कंप्लीटली क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो कितनी है? ज़ीरो है, ठीक है। और सरफेस पे की बात करें तो सरफेस में आपने सिंपली रिप्लेस कर देना है स्मॉल r को कैपिटल R से, और आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपने प्रॉपर इसी वे में करके आना है। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम इसको एक को ही डिफ़ाइन करने लगे तो कम से कम 3 to 4 पेज में इसकी थ्योरी आती है। तो इतना हमें नहीं करना है, हमने मेन पॉइंट्स को पिक करना है और मेन पॉइंट्स को पिक करने के बाद ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन भी ख़त्म हो गई है गॉस थ्योरम की, और हमने जितने टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो सारे के सारे आपके कर लिए हैं। हाँ, अब एक और आपके पास प्रूफ बचा हुआ है जो कि है टॉर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम टॉर को देखेंगे और टॉर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा? थ्योरिकल हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये और बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 23 पे। तब तक के लिए बाय बाय।